Hello guys, good morning everyone. Radhe Radhe Jai Shri Krishna to all this side. Ruby Dyagi, we warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affair. But first of all, we will discuss Vice President. After this, we will discuss करंट अफेयर. पहले हम देखेंगे उपराष्ट्रपति को. उपराष्ट्रपति ने, जैसे आप सब जानते हैं कि अभी 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति ने रिजाइन सौंपा है, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है. इसीलिए हम पहले देखेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो किस आर्टिकल के तहत रिजाइन दिया उन्होंने और उनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं. तो हम देखेंगे पॉलिटी का थोड़ा पोर्शन, इसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर अपनी कवर और उसके बाद देखेंगे हम एक स्टेट जो कि होगा अरुणाचल प्रदेश. इससे क्या होगा, इससे करंट अफेयर के साथ साथ आपको थोड़ा पॉलिटी का पोर्शन, थोड़ा जीके जीएस भी आपका कवर होता हुआ चलेगा. अरुणाचल प्रदेश से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं मैंने उन सबको कवर किया हुआ है, तो लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखें. अगर आपको ये क्लास कंप्लीट देखने के बाद अच्छी लगे और पसंद आए तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें. स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अपना इस्तीफा सौंपते हैं. तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि आगे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अपना इस्तीफा सौंपते हैं, किसको, राष्ट्रपति को. उपराष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा देते हैं तो वो देते हैं राष्ट्रपति को. शपथ जब होती है तब भी राष्ट्रपति ही उन्हें शपथ दिलाते हैं. उपराष्ट्रपति हटने के बाद ऐसा हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए कंडीशन है कि उन्हें 6 मंथ के अंदर अंदर ही क्या करना होता है, उन्हें चुनना होता है. इससे अलग देखेंगे उपराष्ट्रपति जो हमारे बनाए जाते हैं वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बेस पर या उनके तहत ही बनाए जाते हैं. जैसे वहां वर्क करते हैं ऐसे यहाँ पे भी वर्क करते हैं. उपराष्ट्रपति इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे. जैसे ही बाय चांस राष्ट्रपति किसी कारणवश उपस्थित ना हो या फिर उनकी मृत्यु हो जाए उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले या फिर और कोई रीजन हो, तो इस टाइम पर जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं, राष्ट्रपति बनकर उनके पद को संभालते हैं. अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले जिन उपराष्ट्रपतियों ने अपना इस्तीफा दिया है ऐसे ये 3rd उपराष्ट्रपति बने. इससे पहले 2 उपराष्ट्रपति और भी रह चुके हैं जो कि पहले फर्स्ट कौन थे, पहले थे हमारे वीवी गिरी जी, जिन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था. कौन थे, वीवी गिरी जी, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले. कब, 1969 में इन्होंने अपना रिजाइन दिया था. सेकंड थे आर वेंकट रमन. कौन थे, आर वेंकट रमन, जिन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था. आर वेंकट रमन ने कब दिया था, तो इन्होंने दिया था 1987 में. और 3rd बने हैं धनखड़ जी, जिन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही कब दिया, 21 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा सौंपा है. ये 3rd ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं क्योंकि इनका कार्यकाल 2027 में खत्म होना था और इन्होंने रिजाइन अभी दे दिया है. इन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज के कारण रीजन दिया है कि मेरे हेल्थ इश्यूज थे, इसीलिए इन्होंने रिजाइन दिया है. उपराष्ट्रपति से रिलेटेड और चीजें देखते हुए चलते हैं, जैसे कि हमारी संविधान में जो आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उनकी शपथ, उनके कार्यकाल, उनके सब चीजें ये मेंशन की हुई हैं. तो देखते हैं हमारे आगे की उपराष्ट्रपति कुछ शक्तियां. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वास्थ्य कारणों से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देने का पत्र भेजा. राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने दूसरे दिन यानी 22 जुलाई को उनके इस्तीफे के औपचारिक रूप से स्वीकार किया. उनके इस्तीफे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया. देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं. वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं और उपराष्ट्रपति के तरह से भी कार्य करते हैं. इससे
आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। उन्हें क्या बना दिया जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति बनते ही और उन्हें राष्ट्रपति के समान ही सारी शक्तियां मिलती हैं। जैसे ही वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं तो उन्हें सारी शक्तियां राष्ट्रपति वाली ही दी जाती हैं। इससे नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है संविधान 52 से लेकर 78 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से शक्तियां रखे हुए हैं, और उपराष्ट्रपति को दिया गया है 63 से लेकर 71 आर्टिकल तक। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अपने आर्टिकल्स को कि किस किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां मेंशन है। देखते हैं पहला। अच्छा, आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, सबसे उच्च श्रेणी के सर्वोच्च नागरिक होते हैं। और सेकंड होते हैं उपराष्ट्रपति। फर्स्ट होते हैं राष्ट्रपति और सेकंड सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो चलते हैं हम आर्टिकल 63 पर। आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो संविधान के अनुसार कार्य करेगा, 63 क्या कहता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। कि 63 क्या कहता है? कि एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति के साथ साथ वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। तो पदेन सभापति भी होंगे। आर्टिकल 65 कहता है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, खाली है, हो जाए, वह अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। तो क्या याद रखना है कि हमारा सबसे पहले हम याद रखेंगे उपराष्ट्रपति 63 से लेकर 71 तक होते हैं। अब सबसे पहले तो कि उपराष्ट्रपति जो नाम आया है तो स्टार्टिंग के ही आर्टिकल में है, तो किस में है? 63 में उपराष्ट्रपति। फिर उपराष्ट्रपति किस किस तरह से कार्य कर सकते हैं? तो सबसे पहले से हमें पता लगा कि सभापति के लिए कार्य कर सकते हैं। तो राज्यसभा के सभापति किस में हुए? आर्टिकल 64 में। फिर सेकंड हमें पता है कि राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं, तो वो हुआ आर्टिकल 65 में। तो आर्टिकल 65 में आर्टिकल 6 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद, लोकसभा व राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव रूढ़ अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। इसमें क्या है? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के क्या नामित सदस्य भाग लेते हैं। नामित सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा के मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं और विधान परिषद के भी मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में नामित लोग भी क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अनुपातिक क्या है? अनुपातिक है कि जब इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का, तो क्या होता है? जब 2 से अधिक अगर कैंडिडेट हैं, मींस 3 कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए, 3 कैंडिडेट हैं, तो इन्हें कितनी वोट चाहिए? इन्हें 50% + 1 चाहिए। जितनी वोट डलेगी उसका 50% + 1 की वोटिंग इन्हें चाहिए। 50% से जिसका भी 1 ज्यादा हो जाएगा उसका क्या होगा कि उन्हीं का वो ही उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर 2 लोगों का सेम वोट आ जाए तो क्या होगा? जो तीसरा कैंडिडेट होगा, जो सबसे कम जिसकी वोट होगी, उसकी वोट को उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन उनकी वोट खराब नहीं जाएगी। जैसे अगर प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है तो क्या होता है कि जो भी सबसे ज्यादा जीता उन्हीं का क्या हुआ? वो ही जीत जाएंगे जिनकी वोट सबसे ज्यादा होगी। बाई चांस बराबर होगी तो क्या होगा? इलेक्शन फिर से कराना पड़ेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? जब हम प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हैं तो हम सिर्फ एक के लिए वोट कर सकते हैं। जब भी आप वोट करने जाते होंगे तो हम सिर्फ एक के लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। इसमें हमारी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी 1 पे कौन होगा, सेकंड प्रायोरिटी कौन होगा, थर्ड प्रायोरिटी कौन होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमने माना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट कैंडिडेट को बनाया, सेकंड प्रायोरिटी सेकंड कैंडिडेट को बनाया और थर्ड कैंडिडेट को थर्ड प्रायोरिटी बनाया। माना थर्ड वाला हमारा क्या हुआ? हमने बाहर कर दिया, क्योंकि इसकी वोट कम थी तो उसे बाहर कर दिया। तो थर्ड वाले में जो वोट होंगी उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो
थर्ड वाला था, लेकिन इसके बाद जो उनकी सेकंड प्रायोरिटी होगी वो वोट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग कि जिसकी भी सेकंड प्रायोरिटी होगी इन्हें देने के बाद क्या होगा, उनकी वोट वहां पे काउंट कर ली जाएगी। इस तरह से ये इलेक्शन किया जाता है। एक बार फिर से बता दूं, जैसे 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट को हम वोट करने गए, जो हमारे सभापति लोकसभा राज्यसभा के जो नामित सदस्य होते हैं वोट करने गए, तो वो एक कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, वो तीनों को वोट करेंगे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी होगी। जैसे प्रायोरिटी फर्स्ट के लिए हमारी कौन सी होगी, सेकंड प्रायोरिटी कौन होगा, थर्ड प्रायोरिटी कौन होगा। तो इस तरह से वोट दी जाती है। 50% प्लस से 50%+1 जिसकी भी वोट होगी वही क्या होगा, चुनाव जीत जाएगा। ये थे उपराष्ट्रपति के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या हुआ, ये अनुपात क्या होता है, ऋण अनुपातिक होता है। जबकि जो उपराष्ट्रपति है उनका थोड़ा सरल चुनाव होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए तो वो काफी जटिल प्रक्रिया उसकी होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम 67 पे, 66 हुआ हमारा। अब चलते हैं आर्टिकल 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा, जैसे 5 वर्ष होता है। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और विशेष बहुमत से संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है। किससे, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। क्या हुआ था, 63 में था हमारा एक उपराष्ट्रपति होगा, सेकंड में था कि राज्यसभा के सभापति भी होंगे 64 में। 65 में क्या था कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह भी कार्य करेंगे। 65 में क्या था कि उनका चुनाव किस तरह से किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा के नामित लोग होंगे। 65 में, सॉरी 66 में क्या था कि वो कार्यवाहक की तरह क्या करेंगे, वर्क करेंगे। 65 में था कि वो एक राष्ट्रपति होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे। और 66 में था कि उनका निर्वाचन मंडल के तहत क्या किया जाएगा, उनका चुनाव कराया जाएगा। 67 में क्या है कि 67 में है वो इस्तीफा किस तरह से दे सकते हैं, तो वो अगर उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष, और जब वो इस्तीफा देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे और उन्हें महाभियोग द्वारा भी उन्हें हटाया जा सकता है। जब इसमें ये मेंशन नहीं कि उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो किस में देगा, तो वो देंगे 67A में। किसमें, 67A के तहत वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, अपने हस्ताक्षर करके अपने किसे, राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो ये किस में मेंशन है, 67A में। किसमें है, 67A में। नेक्स्ट आर्टिकल है 68। यदि पद रिक्त हो जाए, मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग आदि 6 माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि इस टाइम पीरियड के साथ साथ करा देना चाहिए। आर्टिकल महाभियोग, ओके, आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में क्या है, ये राष्ट्रपति के लिए कंडीशन है कि 6 मंथ के अंदर अंदर ही आपको कराना होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा एक जो मतलब एक निश्चित वो नहीं है कि ऐसा कुछ हमारे संविधान में नहीं दिया गया है कि हमें इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी आर्टिकल 69। नियुक्त होने से पहले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। आर्टिकल 70 में क्या है, किसी परिस्थिति में जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों को कोई अन्य व्यक्ति निभा रहा हो तो संसद कानून द्वारा यह तय कर सकती है कि वह कौन होगा और कैसे करेगा। 70 में क्या है, किसी भी परिस्थिति में जब राष्ट्रपति क्या हो, राष्ट्रपति के कर्तव्यों को कोई अन्य व्यक्ति निभा रहा हो तो संसद कानून द्वारा यह तय कर सकती है कि वह कौन होगा और कैसे होगा। आर्टिकल 71 क्या कहता है, यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और उसका सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, निपटारा करेगा। ये थे हमारे आर्टिकल 71। कौन थे, आर्टिकल 71। इसके आगे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा में प्रस्ताव, लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जा रहा है तो उसमें पहले क्या होगा कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा और इसके साथ साथ लोकसभा की भी सहमति लेनी होगी, तब इन्हें क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के लिए क्या होती है, प्रॉपर वोटिंग होती है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। वह राष्ट्रपति के स्थान पर केवल कार्यकारी क्षमता में कार्य करता है, कार्यकारी क्षमता में ही कार्य करता है, और नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होते ही उसकी
उसकी यह भूमिका समाप्त हो जाती है। वो जब वर्क करेंगे, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे तो वो सिर्फ तब तक ही कार्य करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आते। नए राष्ट्रपति आते ही उन्हें वहां से क्या करना होगा, अपना पद को छोड़ना होगा और उपराष्ट्रपति का ही कार्य करना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से आर्टिकल 67A, कौन सा आर्टिकल 67A के तहत 21 जुलाई को इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। इनका इस्तीफा राजनीतिक चर्चा का कारण बन गया, जबकि सरकार ने इसे निजी स्वास्थ्य निर्णय बताया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर पर। ये हमारा पोर्शन था आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि हमने पॉलिटी का लिया हुआ था। उपराष्ट्र से संबंधित जितने भी हमारे आर्टिकल थे वो हमने देखे हैं। कल देखेंगे हम राष्ट्रपति से रिलेटेड। अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की न्यूज पर। पहली करंट अफेयर की न्यूज है हमारी। 21 जुलाई 2025 को किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो किसके द्वारा की गई ये नवाचार पुरस्कारों की घोषणा? तो ये की गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 21 जुलाई 2025 को किस संगठन ने स्वदेशी तकनीक से बने ड्रोन की सफल प्रशिक्षण उड़ान पूरी की? तो किस संगठन ने की है? ये की है इंडियन नेवी ने। किसने? इंडियन नेवी ने की है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडियन नेवी के जो अध्यक्ष हैं, जो इंडियन नेवी के जो हेड है वो कौन है? वो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? नौसेना के जो हेड है वो कौन है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। कौन है? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी जी क्या है? इनके हेड है दिनेश त्रिपाठी। अच्छा, आप जानते हैं कि त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड देखेंगे कि जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना के कौन है? तो भारतीय सेना के उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना के कौन है? ये तो हुई इंडियन नेवी के। भारतीय सेना जो थल सेना है उसके कौन है? थल सेना उपेंद्र थल सेना के कौन है? थल सेना के हैं हमारे उपेंद्र द्विवेदी। क्या हुआ? ओके, 1 मिनट दीजिएगा। थल सेना के हैं उपेंद्र द्विवेदी। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई। उपेंद्र द्विवेदी। और जो वायुसेना के हैं वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह किसके हैं? वायुसेना के। ये हुए हमारे तीनों जो हमारी सेनाओं के अध्यक्ष हैं। वो कौन कौन है? जैसे कि फर्स्ट थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। सेकंड है नेवी के उपेंद्र द्विवेदी। सेकंड है वायुसेना के, तो वो है अमरप्रीत सिंह। और जो हमारे भारतीय नौसेना है उनके है दिनेश त्रिपाठी। कौन है? दिनेश त्रिपाठी। इन तीनों को आप देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कौन करेगा? तो पहली ओपन जो हमारी एथलेटिक्स मीट होगी उसकी करेगा पटना। कौन करेगा? पटना इसकी क्या करेगा? इसे कंडक्ट कराएगा, मेजबानी करेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। बुडापेस्ट कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के किन पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीता है? अभी एक बुडापेस्ट में क्या चल रहा है? गेम हुआ है। बुडापेस्ट में जो हमारी कुश्ती प्रतियोगिता हुई है उसमें किस किसने मेडल जीते हैं? तो कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है किसने? सुजीत, हर्षिता और अंतिम ने। किसने? सुजीत, हर्षिता और अंतिम ने जीता है। जो सुजीत ने जीता है वो 65 kg का
किस किसने 65 केजी का, सॉरी सुजीत ने जीता है 65 केजी का, और जो हमारी हर्षिता है उन्होंने 72 और 53, कितना 65, 72 और 53, 65, 72 और 53 केजी में क्या जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। 65 केजी में सुजीत ने, 72 केजी में हर्षिता ने, और अंतिम ने 53 केजी में ये स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी के साथ साथ रजत पदक और कांस्य पदक किस किसने जीते हैं तो ये भी देखते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारे रजत पदक जीते हैं नेहा, सुमित और प्रिया ने। किसने, नेहा, अरे यार, नेहा, सुमित और प्रिया ने, इन्होंने कौन सा जीता है, रजत पदक। रजत पदक, स्वर्ण पदक जीते हैं सुजीत, हर्षिता, अंतिम ने, और रजत पदक जीते हैं नेहा, नेहा ने और प्रिया ने और सुमित ने। ये हुए हमारे सिल्वर मेडल। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, इसी तरह से देखते हुए चलेंगे क्योंकि बुडापेस्ट में जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई है अभी हुई है, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कुश्ती प्रतियोगिता में किसने कौन से पदक जीते, स्वर्ण पदक किसने जीता, रजत पदक किसने जीता और कांस्य पदक किसने जीता। जैसे कि कांस्य पदक जीता नीलम, राहुल और अमित ने, नीलम, राहुल और अमित ने, 3-3 इन लोगों ने पदक जीते हैं। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी G20 की। G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक किस विषय पर केंद्रित थी, तो ये किस विषय पर केंद्रित थी, तो ये थी वैश्विक सहयोग पर। किस पर, वैश्विक सहयोग पर। ये 2 दिवसीय क्या थी, बैठक थी। G20 की जो बैठक थी वो 2 दिवसीय थी, और किस पे थी, वैश्विक सहयोग पर इसे कंडक्ट कराया गया था। 17 जुलाई और 18 जुलाई में क्या था, इसे कंडक्ट करा गया था, 17 जुलाई और 18 जुलाई में। ये कहां पर हुई, तो ये हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में इसे कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, देखते हैं किस प्रक्रिया में 3 लोगों के डीएनए में 8 बच्चों का जन्म हुआ है। 3 लोगों के डीएनए में 8 बच्चों का जन्म हुआ है, तो ये किस में हुआ है, ये हुआ है IVF में। किसने में हुआ है, IVF में क्या हुआ है, IVF के प्रक्रिया से क्या किया गया है, 3 जो प्रक्रिया से क्या किया गया है, 3 लोगों के डीएनए से, 3 लोगों के डीएनए से कितने, 8 बच्चों का जन्म हुआ है जो कि स्वस्थ बच्चे हैं। क्या है, स्वस्थ बच्चे हैं जिनका इनका जन्म हुआ है। IVF की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके क्या, इस प्रक्रिया से क्या किया गया है, 3 लोगों के 8 बच्चे क्या किए गए, पैदा किए गए हैं। 8 बच्चों का जन्म हुआ है, 3 लोगों के डीएनए से 8 बच्चों का जन्म हुआ है। ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047 किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। जो ऑटोमोटिव मिशन है, जो ऑटोमोटिव मिशन है किसके लिए शुरू किया गया, तो ये किया गया है नवाचार और व्यापार के लिए। किसके लिए, नवाचार और व्यापार को बढ़ाने के लिए ये किया गया है, नवाचार और व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी रैली में निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए क्या घोषणा की, तो उन्होंने घोषणा की है 15,000 प्रोत्साहन राशि देने की। क्या, 15,000 प्रोत्साहन राशि देने की इन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सॉरी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अमित शाह ने 2025 के लिए किस भारतीय दल को सम्मानित किया है, तो उन्होंने क्या है, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल दल को सम्मानित किया है। किसे, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल दल को सम्मानित किया है, किसने, अमित शाह जी ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, AVGC XR कौशल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है IICT मुंबई के द्वारा। किसमें, IICT मुंबई के द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, NSCSTI 2.0 किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, ये किया गया है ये किया गया है हमारा भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण। किसमें,
भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण किया गया है। किसका? NSCSTI 2.0 का उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये उद्देश्य है भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का क्या होगा? निर्माण। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारतीय रेलवे ने किस तकनीक आधारित प्रणाली को तैनात किया है? भारतीय रेलवे ने किस तकनीक आधारित प्रणाली को तैनात किया है? तो ये क्या है? किसका? मशीन विजन निरीक्षण, मशीन विजन निरीक्षण प्रणाली का। किसमें? मशीन विजन निरीक्षण प्रणाली का इसमें क्या किया गया है? इसके लिए प्रणाली पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, MVIS प्रणाली किस तकनीक की सहायता से ट्रेन की पुर्जों की जांच करती है? तो जो ये MV मशीन है, ये MV मशीन है, किसके तहत कार्य करती है? तो ये किसके? ट्रेन के पुर्जों का। किसका? ट्रेन के पुर्जों का किसकी जांच करती है? किस तकनीक के तहत जांच करती है? तो ये करती है उच्च रेजुलेशन कैमरा। उच्च रेजुलेशन कैमरा। किस पर? उच्च रेजुलेशन कैमरा व मशीन लर्निंग। क्या है? मशीन लर्निंग। इसका आंसर है ये। उच्च रेजुलेशन कैमरा और मशीन लर्निंग की तकनीक पर ये वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? उच्च रेजुलेशन की तकनीक पर ये वर्क करता है। ट्रेन उच्च रेजुलेशन की तकनीक पर ये वर्क करता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, केरल सरकार ने किन पुरस्कारों के विजेता की घोषणा की है? तो इन्होंने की है कथकली में वाद्य और नृत्य नाट्य पुरस्कार के लिए घोषणा की है। किसमें? कथकली वाद्य और नृत्य नाट्य पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने क्या जारी किया है? तो इन्होंने किया है विशेष डाक टिकट। क्या है? विशेष डाक टिकट की घोषणा की है 125 जयंती पर। किसकी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन एट द 66th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 हेल्ड इन सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया इन? तो इसमें कितने हमारे जो मेडल जीते हैं वो हैं 3। कितने? 3 गोल्ड मेडल को जीता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, विन किया है। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व? तो ये किया जाता है 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, व्हेन इज द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2025 शेड्यूल टू टेक प्लेस? तो ये मैंने अभी आपको बताया था 21 जुलाई टू 21 अगस्त 2025। ये क्या है? 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। कब? 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज डेजिग्नेटेड एज द फॉरेन टेररिस्ट organization by the United States in July 2025 for its involvement in the deadly April 22। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी पहलगांव में जो अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो ये किसने कराया था? इसका जिम्मा किसने लिया था? तो ये कराया था किसने? ये कराया था द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, TRF ने। किसने कराया था? TRF ने। ये है इसका आंसर। जो अप्रैल में हुआ था 22 अप्रैल को, क्या हुआ था? पहलगांव का अटैक कराया गया था। किसके द्वारा? द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, व्हेन इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो हमारा विकास सूचकांक दिवस है ये कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हमारा 24 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य ने अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 की क्या की है? मेजबानी की है। तो ये किसने की है? ये की है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। किसने मेजबानी की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है? तो जो ये
59 सॉरी 69 जो हमारा 69वां सदस्य बना है, ये बना है कौन? इजराइल। कौन बना है? इजराइल। ये बना है इजराइल। इजराइल क्या बना है? सदस्य बना है किसका? 69। कौन सा सदस्य बनाए? 69वां सदस्य बनाए एडीबी का। किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है 69वां। इसमें पहले कितने सदस्य थे? 68 सदस्य थे। अब कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं हमारे इजराइल के। इजराइल बनने के बाद 69वां ये सदस्य बन गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट चलते हैं। Where was the 31st Singapore India Maritime Bilateral Exercise held? सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में इसे आयोजित किया गया है। विशाखापट्टनम में, पट्टनम में ये क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। हाल ही में लू आंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये किया गया वियतनाम का। कहां पर? वियतनाम के। ये कौन बने हैं? ये बने हैं राष्ट्रपति। कहां के? वियतनाम के। वियतनाम के ये राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। लुआंग कुआंग को किस देश का? वियतनाम का। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो फिल्म का जो महोत्सव का 55वां हमारा ये शिखर जो ये सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो चाणक्य वार्ता का जो दूसरा संस्करण है उसका जो उद्घाटन क्या है वो क्या है? रक्षा मंत्री ने। किसने किया है? रक्षा मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री ने क्या किया है? दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया। हाल ही में न्यायमूर्ति याहा अफरीदी को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पाकिस्तान का। किसका? पाकिस्तान। पाकिस्तान के नियुक्त किए गए हैं। किस शहर में स्मोक से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की घोषणा की गई? तो बारिश की योजना जो बनाई गई वो भी किसकी बनाई गई? पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लाहौर में। पाकिस्तान के लाहौर में क्या किया गया है? जो स्मोक है उससे बचने के लिए कृत्रिम वर्षा की योजना बनाई गई। वहां पे कृत्रिम वर्षा कराई गई। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है? तो कितना प्रतिशत हमारा ये खर्च करता है? तो ये करता है 4.6%। कितना करता है? 4.6%। किसने ये बताया है? ये किसने? यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो शिक्षा पर अपना खर्च करता है वो 4.6% के खर्च करता है, जीडीपी का खर्च करता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट न्यूज देखते हुए चलेंगे कि हाल ही में 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है गुजरात में। कहां पर? ये हुआ है गुजरात में। गुजरात में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी है 2 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 2 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अकॉर्डिंग टू द ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट विच सिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पॉपुलर ऑफ इंडियन ट्रेवल्स इन 2025। ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर कौन सा बना है? तो वो बना है शिलोंग। कौन सा बना है? शिलोंग। तो ये कौन सा शहर बना है? ये बना है शिलोंग। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो ये किसने किया है? ये क्या है? रूस ने। किसने? रूस ने। रूस ने इसे प्रस्ताव को क्या है? पहले ये ब्रिक था, पहले ये ब्रिक था, अब ये क्या बन गया है? ब्रिक्स बन गया है। जो इसमें एस से क्या है? साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया 2010 में। पहले क्या था? पहले जो था ये जाना जाता था ब्रिक के नाम से, सॉरी ब्रिक्स के नाम से, ब्रिक के नाम से था ये 2026 तक। फिर इसमें ब्रिक्स बना ये 2010 में। कब? 2010 में। एस से है साउथ अफ्रीका, सी से है चाइना, आई से इंडिया, आर से रशिया और बी से ब्राजील। क्या है? ब्राजील।
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्री क्या है ये इसमें सम्मिलित हुए। ये क्या है कि एनडीबीए की ही एक शाखा है। क्या है? ब्रिक्स जो है एनडीबीए की ही एक शाखा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक शाखा है। नेक्स्ट, और हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई। क्या है? चीन का संघाई इसका हेडक्वार्टर है। ये थी हमारी करंट अफेयर की न्यूज। हमने सारी करंट अफेयर की न्यूज कवर की है। अब देखते हैं हम अपना स्टेट अरुणाचल प्रदेश। आई होप आपको करंट अफेयर की न्यूज समझ आई होंगी, मैंने अच्छे से उन्हें आपको बताया है, इन्हें आप देखते हुए चलेंगे। इससे पहले हम उपराष्ट्रपति पढ़ ही चुके हैं। अब हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है इंपोर्टेंट अरुणाचल प्रदेश से? तो देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप। अरुणाचल प्रदेश का मैप है जो इसके ये क्या दिए हुए हैं, सारे स्टेट दिए हुए हैं, इन्हें आप देख लेंगे। नेक्स्ट है इसका, अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसे उगता हुआ सूरज भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहले किरणें पड़ती है अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। क्षेत्रफल लगभग इसका है 83,743 वर्ग किलोमीटर, जो देश में 14वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन से? 14th नंबर पे ये आता है। अक्षांश इसका जो है ये है 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक। और जो इसकी देशांतर है वो कितनी है? 91 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक इसका देशांतर है। उत्तर में चीन, जो कि चीन का तिब्बत जो है उसे चीन अपना बताता है, तो चीन का जो तिब्बत है, पश्चिम में भूटान पड़ता है, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में असम व नागालैंड से घिरा हुआ है। क्या है? उत्तर में कौन सा है? चीन है, पश्चिम में भूटान, पूर्व में है म्यांमार और दक्षिण में असम और नागालैंड से घिरा हुआ है। ऐतिहासिक परिचय क्या है? पहले से कहा जाता है, पहले इसे नीफा कहा जाता था। नीफा का क्या था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना। 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये पूर्ण राज्य बना। भारत चीन सीमा विवाद की मुख्य चपेट में है, क्योंकि ये कहाँ पे पड़ता है? भारत और सीमा की मुख्य सीमा पर पड़ता है। चीन मैकमोहन लाइन, जो चीन मैकमोहन लाइन है उसे मान्यता नहीं देता है। जो अरुणाचल प्रदेश और चीन की रेखा को कवर करता है, जो सीमाओं को बांटता है, वो कौन सी है? मैकमोहन है, जिसे चीन मान्यता नहीं देता है। इसका नाम अरुणाचल का अर्थ है, जो अरुणाचल है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उगते सूरज की भूमि। सूरज की पहली किरण यहीं पर पड़ती है। नेक्स्ट न्यूज है प्रशासनिक विभाजन। देखते हैं। राज्य में 28 जिले हैं। कितने? 28 जिले थे 2024 तक। कितने? 28 जिले हैं। प्रत्येक जिले में प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एसपी, डीओ आदि होते हैं। मूल राजनीतिक तहसीलें, सर्कल्स की संख्या लगभग 170 से अधिक है। 6 नए जिले हाल ही में बने हैं, जिसमें है डिबोम वैली, साइंग, लेपराडा, खई, पेनियोडा आदि। प्रमुख जिलों में है, जो इसके प्रमुख जिले हैं वो है तवांग, ईस्ट कंपन, लोअर सियोंग, लोहित, अजो, नमसाई, तिराप, चांगलोंग आदि शामिल हैं। जलवायु और पर्यावरण क्या है? ऊंची चोटियों पर अल्पाइन टुड्रा जलवायु पाई जाती है। क्या है? अल्पाइन टुड्रा जलवायु रहती है। मध्य हिमालय क्षेत्र में टेम्परेट जलवायु रहती है। तलहटी में गर्म, नम और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। अखिल वर्षावधि उत्तर औसत वर्षा लगभग 3300 mm से लेकर 4100 mm तक की होती है, मिलीमीटर तक होती है। राज्य की लगभग 2/3 भाग वनाच्छादित है, मतलब 2/3 भाग पर क्या है? वन है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी नदी और सिंचाई। जो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उनमें कौन है? ब्रह्मपुत्र, जिसे दिहांग और सियोंग भी कहा जाता है, सबनासिरी, कमेंग, लोहिड, तिराप, डिबोंग, नोआ डिहिंग और कामलोंग। ये क्या है? कामलांग। ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में बहती है। हिम नदी स्रोतों से जुड़ी नदियां ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं। सबनासिरी एक ऐसी नदी है, जो सबनासिरी है, यहाँ की जो सबनासिरी है एक ऐसी नदी जो मुख्य हिमालयी श्रृंखला पार करती है। ये क्या है? मुख्य हिमालयी श्रृंखला पार करती है। तिराप नदी राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों को
ड्रेन करती है। मृदा और वनस्पति क्या है, तो अधिकतर मृदा अम्लीय प्रकार की है। कैसी अम्लीय प्रकार की होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पर उत्खनन अधिक होता है, मतलब कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, मट्टी का जो जैसे होते हैं ना, मट्टी का कटाव होना, तो वो क्या होता है, वो अधिक होता है। नदियों की घाटी में उपजाऊ एलोविल सॉइल मिलती है। निचली ऊंचाई पर उष्ण कटिबंधीय एवरग्रीन और सब ट्रॉपिकल पाइन वाली वनस्पति होती हैं। नेक्स्ट है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेट और एल्पाइन वन मिलते हैं। नेक्स्ट है, वन्य जीव कौन कौन से हैं, तो दुर्बल पशु हैं, जैसे यहाँ के दुर्लभ पशु हैं जैसे स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, मार्श डियर, टोकिन पाए जाते हैं। होलो गिब्बन, स्लो लोरिस, कैब लंगूर सहित कई प्राइवेट प्रजातियां भी रहती हैं। इनमें बाघ, हाथी, गोरल, सीरो शामिल बड़े जानवर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कई पक्षी प्रजातियां, खासकर जो इसमें है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो क्या है, प्रचुर मात्रा में रहती है। मशरूम, औषधियां, पौधे जैसे जिनसेंग और यू भी पाए जाते हैं। जनसंख्या क्या है इनकी, जनसंख्या की अनुमानित जनसंख्या जो 2023 तक यहाँ पर काउंट की गई थी वो थी 15.6 लाख। कितनी? 15.6 लाख। सेक्स रेशो है 949 फीमेल प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है, 949 महिलाएं हैं। राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। प्रमुख जनजातियां जो वहां पे जनजातियां निवास करती हैं वो कौन कौन सी है, तो वहां निशी, आदि, अपातानी, टागिन, मिश्मी, मोपा, वांचो आदि क्या है, जनजातियां पाई जाती हैं। स्थानीय भाषाओं की संख्या 30 प्लस भाषाएं हैं और उसमें भी अधिक बोली जाती है हिंदी, अंग्रेजी और असमी भाषाएं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट चलते हैं पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत देखते हैं। तो जो पर्यटन है, राज्य की पहाड़ी और घाटियां पर्यटन के लिए उपयुक्त है। भ्रमण के लिए इनर लाइन परमिट, जब भी अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए जाया जाता है तो वहां पे आदिवासी रहते हैं, तो उन्हें कोई नुकसान ना हो उसके लिए परमिट बनवाया जाता है। जो अपने देश के लोग होते हैं उनके लिए होता है इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट जो कि ILP होता है, जो भारतीयों के लिए है, लेकिन जो विदेश से आते हैं उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो कि विदेशी यात्रियों के लिए है। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो उनमें है तवांग, जीरो घाटी, बोंदीला, डिरोंग, नमसई, पासीघाट शामिल है। तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है भारत का, तवांग। कौन सा, तवांग मठ है। गोल्डन पैगोडा, नमसई और परशुराम कुंड धार्मिक आकर्षण है। मोइलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर संरक्षित है। कौन कौन से नेशनल पार्क है, मोइंग और नामदफा यहाँ के नेशनल पार्क है। पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है, दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदाय आधारित होम स्टे और रिसोर्ट विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ के प्रमुख त्योहार और प्रमुख नृत्य। प्रमुख त्योहार है यहाँ के लोसर, सीडोई, रिही मोमिन, सोलुंग द्री, न्यूकुम। और जो पारंपरिक नृत्य है वो है लायन और पिकॉक डांस, पोनुंग, रोपी, वांचो डांस आदि यहाँ के क्या है, लोकप्रिय नृत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं शासन व प्रशासनिक ढांचा। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। सेम ऐसे होता है जैसे और स्टेट में होता है। राज्य विधानसभा एक पक्षीय है। यहाँ की जो राज्य विधानसभा वो क्या है, एक पक्षीय है, जिसमें 60 सदस्य। कितने सदस्य हैं इसमें, तो इसमें 60 सदस्य हैं। कितने, 60 सदस्य हैं। न्यायिक व्यवस्था में गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है, गुवाहाटी की स्थायी ईटानगर बैच काम करती है। कहाँ पे है, गुवाहाटी में। संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत, कितना, 371H के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक पंचायत और कस्टम कानून मान्यता प्राप्त है। सांस्कृतिक एवं कला क्या क्या है, हर जनजाति की अपनी पोशाक, भाषा, खान पान और रीति रिवाज है। आदिवासी हस्तकला में बांस, ब्रेस, लकड़ी से बने उत्पाद प्रसिद्ध है। क्या करते हैं वो, इन सब जो यहाँ की हस्तकलाएं उन्हें करते हैं।
हस्तकला क्या होती है, बांस से कुछ चीजें बनानी, ब्रेस बनाना, लकड़ी से बने उत्पाद वहां के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पे आदिवासी रहते हैं तो उनकी ज्यादा क्या है, हस्तकला वहां पर चलती है। मोपा जनजाति लकड़ी की नक्काशी, जो मोपा जाति है वो क्या करती है, लकड़ी की नक्काशी में माहिर है। और जो महिलाएं पारंपरिक हैंडलूम से रंगीन कपड़े बनाती हैं। लोक संगीत एवं वाद्य जैसे गुरेल, डोंग, बोंग, डंजिंग प्रचलित हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कितना रहा, नेक्स्ट है हमारी रणनीतिक महत्व और चुनौतियां। चीन के साथ सीमा तनाव और अप्रत्याशित गतिरोध इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। कनेक्टिविटी में कमी है, वहां पे थोड़ी सड़कें, पुल, एयर कनेक्शन अभी चुनौतीपूर्ण है वहां पे, क्योंकि ज्यादा पहाड़ हैं तो वहां पे और जंगल है तो वहां पे क्या है, अच्छे से सड़कें उनकी थोड़ी कमी है। प्रमुख विकास चुनौती है आंतरिक ऑटोमोबाइल, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार करने की जरूरत है। अच्छे दर्जे में जैव विविधता संरक्षण जरूरी है ताकि पारंपरिक जीवन शैली को पर्यावरण संरक्षित रहे। अरुणाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा प्राकृतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी विविध जनजाति, पर्यटन क्षमता, सामरिक सीमाएं, प्राकृतिक सुंदरता और पंचधातु जैसी खेती व्यवस्था इसे विशिष्ट बनाती है। इस राज्य की समृद्ध विरासत, विकास यात्रा और प्राकृतिक संसाधन उल्लेखनीय है। ये था हमारा अरुणाचल प्रदेश। जैसे आपने देखा, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उपराष्ट्रपति किसके तहत चुने जाते हैं, किस आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि वे किस आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।